अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 और इसमें हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमें स्मार्ट कोर्स में दिए गए हैं। जी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्मार्ट कोर्स का फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट नंबर ए है। स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि बाय मीन ऑफ स्लोप्स के स्लोप्स की मदद से शो दैट द गिवन 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। स्लोप की मदद से ये प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई भी पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो तो उनकी स्लोप सेम होती है। तो अगर हम इन पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करते हैं तो वो सेम आनी चाहिए। अगर इनकी स्लोप सेम आई तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम इनके नेम एलोकेट कर दें तो अच्छा होगा। मैंने इन तीनों पॉइंट्स को सिमिलटेनियसली जो नेम दिए हैं a इंटू -1 -3, b मैंने ले लिया है 1,5 और c मैंने ले लिया है 2,9। a b c मैंने इनके नाम एलोकेट कर दिए। अब हम स्लोप निकालते हैं। मैंने लिखा स्लोप ऑफ ए बी। जैसे कि आप जानते हैं कि दो पॉइंट्स की स्लोप कैसे निकाली जाती है। हम सबसे पहले स्लोप का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इससे हमें ये यानी कि क्लियर है कि हमें y की वैल्यू में से y को सब्ट्रैक्ट करना है, x की वैल्यू में से x को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले चूंकि मैं ए बी की स्लोप निकाल रहा हूँ तो आप देखें मैं ए बी को रैंडमली कैसे अरेंज करता हूँ। मैंने लिखा 5 प्लस 3 कर दिया। ये प्लस 3 कैसे आ गया, ये 5 आ गया और चूंकि इसके साथ नेगेटिव पहले से है वो इस नेगेटिव से मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और नीचे आ जाएंगे x की वैल्यू। मैंने लिखा 1 प्लस 1 क्योंकि ये -1 इस -1 से मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास स्लोप क्या देगी, अगर ए बी है इसको मैं m1 कह देता हूँ। फर्स्ट स्लोप निकाल रहे हैं तो m1 कह देता हूँ इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आ जाएगा 8 ओवर 2। ये कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4। हमारे पास m1 आ गई 4। अगर बाकी भी स्लोप हमारे पास 4 ही आती है तो हम बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। मैंने स्लोप ऑफ ए बी निकाल ली। अब मैं निकाल सकता हूँ स्लोप नाउ स्लोप ऑफ बी टू सी। बी से सी की स्लोप निकाल लेते हैं जिसको मैं m2 का नाम मेंशन कर देता हूँ। तो अब फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी इवेलुएट कर सकते हैं बी टू सी के लिए। 9 माइनस 5 हो जाएगा और 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो 9 माइनस 4 आप देख सकते हैं 4 है और 2 माइनस 1 आपका 1 है। तो दिस इंप्लाइज दैट m2 भी क्या आ गया आपके पास 4 ही आ चुकी है। अब अगर आप थर्ड स्लोप भी निकालना चाहते हैं, हम a टू b के b टू c के c टू a भी स्लोप निकालना चाहते हैं तो निकालें। अदरवाइज हमारा रिजल्ट होल्ड हो चुका है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्लोप हमारे पास सेम आई है। मैं लिखा नाउ स्लोप ऑफ a c लाइन, इसको मैं m3 कह देता हूँ। दैट इज इक्वल टू यहाँ से माइनस करते हैं 9 प्लस 3 हो जाएगा और 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 12 ओवर 3। इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी हमारे पास 4 ही आई है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हेंस m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3। सो द गिवन points lies on the same line। तो यहां से हमने ये प्रूव कर दिया the given point lies on the same line। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसका आप सेकंड पार्ट भी सोल्व कर सकते हैं जो स्मार्ट कोर्स में शामिल है। जी स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके स्टेटमेंट में मेंशन है कि हमें के फाइंड करना है। फाइंड के
सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग, यानी कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक जो लाइन बनती है और दूसरी लाइन बनती है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ये दो जो लाइंस बनती हैं इनके लिए दो कंडीशन हैं। अगर पैरेलल होगी तो तब भी के फाइंड करें, अगर परपेंडिकुलर होगी तो तब भी के फाइंड करें। अब पैरेलल और परपेंडिकुलर का हम कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे? बाय मीन ऑफ स्लोप। हम लोगों को ये पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स सेम आएंगी, लेकिन अगर हमारे पास दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके लिए हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। या तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट हमारे पास -1 के इक्वल आएगा, या अदरवाइज हम कहें कि दोनों की स्लोप्स हमारे पास इक्वल होंगी बट एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल के। तो हम इन दोनों डेफिनेशंस का यूज करते हुए के की वैल्यू फाइंड करते हैं। मैंने पहला केस यहाँ पर लिया है। मैंने कहा है कि अगर हमारे पास इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करके जो इक्वेशन बनती है अगर वो पैरेलल है तो क्या होगा? अगर ये पैरेलल है तो हम इनकी स्लोप्स को इक्वल रखेंगे। तो स्लोप्स को इक्वल रखने के लिए हमें पहले स्लोप्स फाइंड करनी जरूरी है। तो स्लोप फाइंड कैसे करेंगे? मैंने लिखा जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया उसी फॉर्मूला से मैंने लिखा स्लोप ऑफ ए बी लाइन। ए बी लाइन की जो स्लोप निकालेंगे इन्हीं को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला ये आ जाएगा -6 - 3 ओवर k - 7 दैट इज -9 ओवर k - 7। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ सी डी लाइन। सी डी लाइन की जब स्लोप निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी 4 - 5 ओवर -6 + 4, क्योंकि -6 ऐसी चीज आएगा और ये -4 + 4 में क्यों बदलेगा? क्योंकि फॉर्मूला में हमारे पास एक माइनस एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ऊपर -1 बचेगा, नीचे -2 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे माइनस से, तो सिंपली 1/2 आ जाएगा। चूंकि हमने पैरेलल का केस लिखा है मैं यहाँ पर लिखूंगा एज, अगर मैं इसको M1 कह दूं और इसको मैं M2 कह दूं अगर, तो मैं लिखूंगा एज दी गिवन लाइंस आर पैरेलल। अगर ये गिवन लाइन पैरेलल है तो M1 इक्वल हो जाएगी M2 के। अगर पैरेलल है तो इसलिए हम इनकी स्लोप को इक्वल रख रहे हैं, अदरवाइज हम इनको इक्वल ना रखते। अब M1 की स्लोप हमारे पास आई है -9 ओवर k - 7 और इसकी स्लोप आई है 1/2। अब सिंपली इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा -18 इज इक्वल टू k - 7। ये 7 इधर शिफ्ट करें, -18 + 7 इज इक्वल टू k। तो दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू -11। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है। अब स्लोप्स तो हम निकाल ही चुके हैं, अब हमें दोबारा स्लोप्स निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम सिर्फ सेकंड कंडीशन यूज करेंगे परपेंडिकुलर की। सेकंड कंडीशन क्या है? इफ गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर ये गिवन लाइन परपेंडिकुलर है तो इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? -1 के। तो मैंने M1 स्लोप लिखी -9 ओवर k - 7 और M2 स्लोप लिखी 1/2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हमारे पास -9 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई अगर नीचे आ जाएगा 2k - 14 इक्वल टू किसके आ रहा है -1 के। ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं। 9 इज इक्वल टू 2k - 14, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब 14 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 2k इज इक्वल टू -14। जब इधर आएगा तो 9 + 14 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2k इज इक्वल टू
23, ये हमारे पास 23 हो जाएगा। यहाँ से k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 23/2। ये हमारे पास सेकंड केस के लिए k की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर पैरेलल रखेंगे तो याद रखना है कि हमने उनकी स्लोप को इक्वल रख के k की वैल्यू निकालनी है, और अगर हमने परपेंडिकुलर रखना है तो इसका मतलब क्या है कि हमने उनकी स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 रखते हुए उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें उसने हमें 3 वर्टिसेस दिए हैं और कहा है कि ये तीनों वर्टिसेस एक पैरेललोग्राम के कॉन्सेक्टिव वर्टिसेस हैं। हमें फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है। इस बात को अगर मैं डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक पैरेललोग्राम जनरेट करता हूँ। अगर ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, इसके वर्टेक्स की नेमिंग करते हैं A, B, C एंड D। अब देखें A आपके पास उसने दिया है 7,-1, B दिया है -2,2, C दिया है 1,4 और D हमारे पास अननोन है, इसलिए मैंने इसको x, y लेट कर लिया। अब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में आपको पता है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, यानी कि जो इसकी स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होगी, जो इसकी स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होगी। तो बाय मीन ऑफ स्लोप हम इसका फोर्थ पॉइंट फाइंड करेंगे। यानी कि हम यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ DC। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। दूसरा हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD। यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी। जब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। इसको कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा, दोनों स्लोप्स निकाल लेता हूँ, उनका लेबलिंग दे देता हूँ। अगर ये m1 है, ठीक है, इसको मैं m2 ले लेता हूँ, इसको मैं m3 ले लेता हूँ, इसको मैं m4 ले लेता हूँ। ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट m1 is equal to m2 and m3 is equal to m4। अब हमने इनको इक्वल रखना है और उसको सोल्व करना है। तो मैंने लिखा नाउ स्लोप ऑफ AB, जिसको हमने किसका नाम दिया है m1 का, हमने m1 का नाम दिया स्लोप ऑफ AB को। फाइंड करते हैं, वो आएगी 2 + 1 over -2 -7। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 3/-9, ठीक है, जिसको हम कैंसिल कर देंगे तो -1/3, ये आपके पास m1 आ जाएगी। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आपको ढूंढनी मुश्किल ना हो। m2 आपके पास क्या है, स्लोप ऑफ CD, इसको CD लिख लें या DC लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो निकालते हैं स्लोप ऑफ BC। तो आपके पास 4 - y/1 - x ये आ जाएगी। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एज m1 = m2 और इसका रेफरेंस देता हूँ फ्रॉम फिगर से कैसे क्लियर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड की स्लोप्स सेम होती है, इसलिए मैंने फिगर का रेफरेंस दे दिया है। यहाँ पर मैं m1 की वैल्यू लिखता हूँ -1/3 और m2 की वैल्यू लिखता हूँ 4 - y/1 - x। इनको हम स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -1 + x, ये जो -1 से आकर मल्टीप्लाई होंगे, इधर 3 जाएगा मल्टीप्लाई होगा 12 - 3y। y वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर लें, 1 माइनस को उधर शिफ्ट कर लें, तो ये x + 3y = 12 है। ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने अरेंज कर लिया है। x एज इट इज आ गया, -3 इधर आकर +3 हो गया, 12 और ये -1 उधर जाकर ऐड होगा तो ये 13 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, हम स्लोप निकालते हैं। नाउ m3 निकालते हैं, वो क्या है, स्लोप ऑफ
बी टू सी, बी सी की स्लोप निकालते हैं, वो किसके इक्वल है 4 माइनस 2, यानी कि y की वैल्यू में से y को माइनस ओवर x की वैल्यू में से जब x माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो m3 आपके पास क्या आ जाएगी 2/3, ये m3 आ गया आपके पास। अब हम निकाल लेते हैं नाउ m4 क्या है, स्लोप ऑफ AD, तो वो क्या निकलेगी, पहले वैल्यू x की वैल्यू में से x को निकाल लेते हैं। तो मैंने इसको अरेंज कर लिया, y प्लस 1/x माइनस 7, तो यहाँ पर ये m4 की स्लोप आ गई। तो इसको मैं लिखूंगा एज m3 इज इक्वल टू m4 है, इसका भी रेफरेंस देता हूँ फ्रॉम फिगर। इस फिगर से क्लियर है कि m3 इज इक्वल टू m4 है, क्योंकि ये पैरेलल है और पैरेलल लाइन की स्लोप हमेशा इक्वल होती है। तो m3 आपके पास 2/3 था, ये हमारे पास y प्लस 1/x माइनस 7 था। हमने इनकी क्रॉस प्रोडक्ट ले ली, तो 2x माइनस 14 इज इक्वल टू ऐसे। अब 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3y प्लस 3 1 3, अरेंज कर लेते हैं, ये 2x माइनस 3y हो जाएगा, y इधर आगे नेगेटिव हो गया, और इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस 14 इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो 14 प्लस 3 17 हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब हमने यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, x और y की वैल्यू फाइंड करना। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो इसमें y के कोफिशिएंट सेम है पहले से, इसका भी है 3, इसका भी है। अगर हम इनको जस्ट ऐड कर दें तो ये ऑपोजिट साइन के साथ है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा है एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 में लिख रहा हूँ यहाँ पर x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और ये आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, तो 3x इज इक्वल टू 30 आया, और x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 10। ये x की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। मैंने 1 में पुट किया, मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, तो यह आ जाएगा 10 प्लस 3y इज इक्वल टू 30, तो 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 10, तो 3y इज इक्वल टू 3, ये कैंसिल हुआ, y इज इक्वल टू 1। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट हमें x और y की वैल्यू चाहिए थी, वो क्या आ गया d, हमारे पास x, y जो लेट किया था वो किसके इक्वल आ जाएगा 10, 1। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो वर्टिकल लाइन है और हमारे पास इस पॉइंट में से गुजर रही है -5,3। अब हमें याद होना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है तो हमें कोई सी दो चीज़ें चाहिए होती हैं, चाहे वो 2 पॉइंट हो, चाहे एक पॉइंट एक स्लोप हो, चाहे आपके पास एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट हो, चाहे 2 इंटरसेप्ट फॉर्म हो। अब यहाँ पर हमारे पास सिंपल एक पॉइंट दिया नजर आ रहा है, दूसरी चीज हमें कहाँ से मिलेगी? तो हमें थोड़ा सा अगर गौर करें तो हमें दूसरी चीज इस सेंटेंस से मिलती है, दी वर्टिकल लाइन। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि वर्टिकल लाइन का एंगल आपके पास एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनेगा। तो आप लोगों को पता होगा कि m इज इक्वल टू tan अल्फा हमारे पास स्लोप होती है, ठीक है। अब इसी चीज का हमने यूज करना है एज एंगल फॉर वर्टिकल लाइन। वो क्या है? अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से हमें मिलेगी स्लोप m इक्वल टू tan ऑफ अल्फा होता है, m इज इक्वल टू tan ऑफ
90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री पे इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ से याद रखना है कि हमेशा जो स्लोप होगी वर्टिकल लाइन की वो इन्फिनिटी होती है। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज इन्फिनिटी। गिवन पॉइंट हमारे पास ये है, गिवन पॉइंट हमारे पास क्या है, -5,3। ठीक है, ये हमारे पास स्लोप आ गई, ये आ गया पॉइंट। तो सिंपली हम गिवन डेटा से पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे। तो मैंने लिखा यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करूंगा वो क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 3 है, स्लोप है इन्फिनिटी। x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस माइनस प्लस ये 5 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी किसी चीज में ऐड हो, मल्टीप्लाई हो किसी की चीज के साथ, उसको इन्फिनिटी कर देती है। हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, इस इन्फिनिटी को मैं सिंपली इस तरफ जाके डिवाइड कर दूंगा, तो ये y माइनस 3 ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा और यह रहेगा x प्लस 5। ऐसा इसलिए किया कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी हमारे पास क्या होती है, 0, तो इसकी जगह 0 लिखेंगे और x प्लस 5, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज दी रिक्वायर्ड इक्वेशन। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 10 का ई पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि आपके पास इसका ए पार्ट भी स्मार्ट कोर्स में है, तो वो बिल्कुल इसी की तरह है कि हमें पॉइंट भी दिया हुआ है, स्लोप भी दिया हुआ है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसमें आपके पास इंटरसेप्ट दिया हुआ है और स्लोप दी हुई है, तो इसको कैसे सोल्व करना है। स्टूडेंट, याद होना चाहिए कि आपको y इंटरसेप्ट दिया है। y इंटरसेप्ट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, c। y इंटरसेप्ट को हम c मेंशन करते हैं, यहाँ पर -7 है, और स्लोप को हम m मेंशन करते हैं, ये हमारे पास -5 है। तो यहाँ पर सिंपली हम यूज करेंगे यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब आप देखिए कि आपके पास m और c की वैल्यू दी हुई है, तो आपकी इक्वेशन आ गई है y इज इक्वल टू m कितना है, -5 है, और साथ में x आ जाएगा, और c कितना है, -7। तो इसको अरेंज कर लें, 5 को इस तरफ ले आए, 5x प्लस y, 7 भी वाला इधर ले आए, प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी है, जिसको हमने फाइंड आउट कर लिया बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।